हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जाना था कि केमिस्ट्री होती क्या है ना। और उसके साथ साथ हम लोगों ने जाना था उसकी बिल्कुल बेसिक यूनिट जो होती है मैटर, है ना। जो भी चीज़ें होती है मैटर ही होती है हमारी, जिसका कुछ मास होता है, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा मैटर कहलाता है। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो बहुत बेसिक चीज़ें जो थी वो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, सीखी भी थी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है और उनकी मेजरमेंट्स कैसे की जाती है, वो चीज क्या है हम लोग सीखेंगे। तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए बच्चे, तो हम मैटर की प्रॉपर्टीज को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो वन ऑफ विच इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप कि आप लोगों को इन चीजों के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है those properties which can be measured और मतलब ये कहना चाहूंगी which can be measured or observed without changing the identity and composition of the substance। मतलब किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी और उसकी कंपोजिशन के बिना चेंज हुए उसकी प्रॉपर्टी को बताना क्या कहलाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। सो दोस properties which can be measured or observed without changing the identity or composition ऑफ दी सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में सोडियम मेटल है या फिर इसके अलावा कोई और मेटल ले लीजिए, लाइक आपके पास कैल्शियम है। ठीक है, उस कैल्शियम को देख के आप उसके बारे में क्या क्या चीजें बता सकते हैं। सिर्फ देख रहे हैं आप, देखने से आप उसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं। लाइक आप उसका कलर बता सकते हैं, ठीक है, आप उसका ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर में मतलब उसमें से कोई किस तरीके की स्मेल आ रही है, आप उसका मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, आप उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है मेजर करने से उसके अंदर उसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर इस तरीके का कोई भी चेंज, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, जब आप उसके बारे में कुछ बताते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को बारे में बताते हैं। सो विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टीज बताई जाती है वो कहलाती हैं कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज in which a chemical change in the substance takes place। मतलब कि देखो फिजिकल में तो क्या था कि आप किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं और आप बिना उसके अंदर कोई भी उसकी आइडेंटिटी को लूज किए बिना, उसकी कंपोजिशन को चेंज किए बिना जो प्रॉपर्टीज बता सकते थे वो प्रॉपर्टी हम लोगों ने किसमें काउंट कर ली बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टी में। लेकिन उसकी अदर प्रॉपर्टी जान रहे हैं आप, और ज्यादा प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं तो उसकी और प्रॉपर्टी जैसे आपने जानना चाहिए तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आना शुरू हो गए, जिससे उसने क्या कर दिया,
अपने आइडेंटिटी को लूज कर दिया, ठीक है। तो जिनमें क्या है, कुछ केमिकल चेंज आए सब्सटेंस में, तो वो क्या कहलाते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है, ठीक है। केमिकल चेंजेस आ सकते हैं, जैसे आपने उस कैल्शियम की ही रिएक्शन किसके साथ करवा दी, वाटर के साथ करा दी, तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, यानी कि आपको क्या मिला, एक नया सब्सटेंस मिल गया, ठीक है। कंपाउंड ही नया मिल गया आप लोगों को। जैसे हाइड्रोजन है, सब सिंपल एग्जांपल है, हाइड्रोजन है, तो केमिकल चेंजेस में यही तो देखते हैं हम, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसा होता है, गैशियस नेचर होता है। O2 कैसा होता है, गैशियस नेचर होता है। ये क्या होता है, कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। O2 क्या होता है, कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ, तो हमने क्या करवाई, कुछ रिएक्शंस करवा दी इनके बीच में, ठीक है। तो वाटर बना दिया, तो ये क्या कर दिया, इन दोनों, ये कंबस्टिबल थे बट ये कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये जो केमिकल चेंज आया है, जिसमें उस सब्सटेंस ने अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगी मेजरमेंट्स को से रिलेटेड करते हैं बातें। तो कहता है कि किसी भी सब्सटेंस की आप जब फिजिकल प्रॉपर्टीज निकालते हैं तो वो कैसी होती हैं, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर क्वांटिटेटिव, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव से मैं क्या समझती हूँ बच्चे यहाँ पर, तो क्वांटिटेटिव से मेरा मतलब है कि आप उसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो इनमें से जो कुछ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी भी सब्सटेंस का मास मेजर करना, लेंथ मेजर करना, उसका वॉल्यूम निकालना, ठीक है, उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना, प्रेशर फाइंड आउट करना, ठीक है। इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइक डेंसिटी भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेजरेबल होती हैं, आप इनको मेजर कर सकते हैं। लाइक आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में मम्मी ने घर पे बोल दिया या फिर कि है ना चीनी ले आ, तो आपका पहला क्वेश्चन होता है कि मम्मी कितनी लेके आऊं, है ना। तो मम्मा आपको क्या बताएंगे, आपकी मम्मी क्या बताएंगे, आपको क्वांटिटी बताएंगे। तो जो क्वांटिटी थी, तो उसमें आपको उस मास में कहेंगे कि कितना उसका मास रहा होगा। तो ऐसे ही क्या है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब मेजर करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि आप फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है ना, मम्मा ने कह दिया 5 लिया, 5 क्या लेके आऊं, गधे घोड़े क्या लेके आने हैं, मतलब चीनी लेके आनी है, तो आपको एक क्वांटिटी पूछी, अब क्वांटिटी कितनी, 5 क्या, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स, कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं, ठीक है। तो मम्मी कहेगी 5 kg, तो kg भी क्या है, एक यूनिट है जो ओवरऑल डिफाइन कर रही है कि आपको कितना सब्सटेंस मार्केट से लेके आना है। तो जो एक्सप्रेशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो दो तरीके से में देखा जाता है। तो एक तो होता है न्यूमेरिकल एंड द सेकेंड वन इज यूनिट। तो यही एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। अब ये तो नहीं है मम्मी ने बोला कि किलो लिया, कितने किलो, तो वो तो आगे 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो वो तो आता है नंबर। नंबर आपको सिर्फ क्या बताता है, डिजिट्स के बारे में बताता है, ठीक है। सेकंड आता है यूनिट। यूनिट क्या बताती है, उसकी मेजरमेंट के बारे में एक्चुअली बताती है, यानी कि जो स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, अगर मैं यूनिट को डिफाइन करूं, सो इट इज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस चूजन to measure any physical quantity। मतलब ये इसी का यही एग्जांपल लेके चलते हैं कि मम्मी आपको ये तो नहीं कहेगी बेटा 5 लीटर चीनी लेके आ या 4 लीटर चीनी लेके आ। तो यहाँ पर लीटर की जगह हम क्या यूज करेंगे, किलो। अब ये तो नहीं कहती मम्मी के 2 किलोमीटर दूध लेके आ, 3 किलोमीटर दूध लेके आ। तो ये देखो किलोमीटर है, तो ये जो वर्ड है
कि क्वांटिटी को किलोमीटर से हम रिलेट नहीं कर सकते, तो हर एक पर्टिकुलर, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 2 लीटर दूध लेके आ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट है जो फिट बैठती है ना। जैसे डिस्टेंस है, टाइम है, उन हर इन चीजों के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट है। अब डिस्टेंस को मैं सेकंड में तो नहीं बोल सकती, क्यों, वो क्या है, टाइम की यूनिट है। तो यही है, यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जो चूज किया जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी। उसके बाद में बात करते हैं यूनिट की ही आगे। तो जो यूनिट होती है वो 2 टाइप की यूनिट होती है। एक होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी होती है आपकी ड्राइवन यूनिट्स। तो पहले मैं बात करती हूँ फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, इट इज इंडिपेंडेंट यूनिट। क्या होती है बच्चे, इंडिपेंडेंट यूनिट, मतलब जिसका अपना ही एक क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब ये किसी और से ड्राइव नहीं की जाती, ना ही कहीं और से ली जाती, ये अपने आप में ही क्या है, यूनिट है। हाँ, और चीजें इस पर डिपेंड हो सकती हैं। तो ये कह सकती हूँ, इट कैन नॉट बी ड्राइव, इट कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम एनी अदर यूनिट। तो क्या है बच्चे, ये इंडिपेंडेंट यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जांपल मास, मास की मैं बात करूंगी, ठीक है, लेंथ एंड टाइम। मास हो गया किसी सब्सटेंस का, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। तो अब देखिए, चलो मैं मास का एग्जांपल लेती हूँ। मास के लिए मैंने केजी ले लिया, तो क्या ये किसी टाइम पे डिपेंड करता है क्या, ये नहीं। मास के लिए पर्टिकुलर यूनिट फिक्स हो चुकी है, आप इसको सेकंड में तो नहीं बोल सकते ना, यानी कि किसी और पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे टाइम कोई चीज होगी तो वो टाइम अपने आप में क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो जब भी टाइम की बात आएगी तो टाइम कहीं और से नहीं लिया जाता, यहीं से ये यूनिट उठाई जाती है। ड्राइवन यूनिट क्या होती है, विच are derived from fundamental units। नाम ही क्या आ गया, ड्राइव, यानी किसी चीज को ड्राइव कर रही है ये, ठीक है, बता रही है, उसी चीज को आगे किसी चीज का यूज करके ड्राइव कर रही है। तो फंडामेंटल यूनिट्स पर क्या है, ड्राइव यूनिट्स क्या होती है, जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ले लेते हैं, चलो, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू में हाइट। तो चाहे आप लेंथ की बात करें, ब्रेड्थ की बात करें, हाइट की बात करें, ये तीनों की तीनों किसकी कौन सी यूनिट से डिफाइन होती है, लेंथ से डिफाइन होती है, ठीक है। तो लेंथ कहाँ, क्या ये लेंथ हम मान लो मीटर में लिया, तो मीटर इनटू में मीटर। तो मीटर क्या आ गया आपके पास में, क्यूब आ गया। तो ये जो मीटर क्यूब यहाँ पर आपके पास में आया है, तो वो क्या है, कहाँ से ये मीटर कहाँ से आई है, तो हमारा फंडामेंटल यूनिट से आया था। ड्राइव्ड यूनिट क्या है आपकी, वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम को की यूनिट बनने के लिए जो आपने बेसिक यूनिट उठाई है, यानी कि जो मीटर उठाया है आपने, वो कहाँ से उठाया है, फंडामेंटल यूनिट से उठाया। तो ड्राइव्ड यूनिट वो यूनिट होती है जो क्या होती है बच्चे, फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी यूनिट होती है। अच्छा, अभी मुझे पता चला यूनिट्स के बारे में। अब यूनिट चलो पता चल गई। अब एक नई चीज आती है विच इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, अगर मैं इसकी बात करूं तो हम इसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब यानी कि कुछ यूनिट ऐसी हैं जिसको इंटरनेशनल लेवल पर जाकर क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि भाई आप इसका यूज करोगे तो आपको ये यूनिट ही बोलनी है। चलिए फॉर एग्जांपल इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके टीचर ने क्या किया, 3 बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया। आपके टीचर थे, उन्होंने क्या कर दिया, 3 बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है।
उन प्रोजेक्ट के अंदर जो उनका इनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे, जो प्रोसीजर था वो क्या था, सब कुछ सेम था और तीनों बच्चों ने क्या किया, सभी इंस्ट्रक्शन और जो प्रोसीजर था उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, जहां मास का यूज करना था, किसी भी सब्सटेंस के मास का यूज करना था, तो पहले वाले ने तो केजी यूज कर लिया, दूसरे वाले ने ग्राम यूज कर लिया और थर्ड वाले ने मिलीग्राम यूज कर लिया। जहां टाइम की बात लेनी थी तो एक फर्स्ट वाले ने आवर ले लिया, दूसरे वाले ने सेकंड ले लिया और थर्ड वाले ने क्या ले लिया, मिनट ले लिया। तो जैसे ही इन्होंने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट खत्म किया, तो तीनों के जो आंसर्स निकल के आते हैं वो क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं। ठीक है, तो अब अप्रूव कौन सा होना था, उनमें से कोई एक ही अप्रूव होना था, जो करेक्ट होगा वही अप्रूव किया जाएगा। लेकिन तीनों अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, तीनों की कैलकुलेशंस जो है, तीनों के जो प्रोसीजर है वो तीनों के प्रोसीजर बिल्कुल सही है। तो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आएगी समझने में। मान लो ये तीनों की तीनों क्या है, अगर प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिए जाए इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम किसको फॉलो करें, हम किसको फॉलो करें, नहीं कर सकते ना। क्यों, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसका भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप इसको क्या बोलते हैं, 4, इसको क्या बोलते हैं 5, इसको क्या बोलते हैं 6। आप कहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे आप या फिर किसी और अदर कंट्री में जाते हैं तो इसको 4 ही बोलेंगे, 5 बोलेंगे, 6 बोलेंगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल थिंग है। ऐसे ही ये यूनिट है, तो अगर आपने क्या कर दिया, हर एक के लिए अपनी तरफ से कोई यूनिट लगानी शुरू कर दी, यूज करनी शुरू कर दी, साइंटिफिक लेवल पे बात चल रही है बच्चे ये, ठीक है, साइंटिफिक लेवल पे करनी शुरू कर दी, तो क्या होगा, इस तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगी। कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो कोई कुछ वैल्यू उठाएगा, कोई कुछ वैल्यू उठाएगा, तो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर दिया गया, कुछ यूनिट को फिक्स कर दिया कि भाई आपको जब ये क्वांटिटी की बात करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, यहाँ पर मैं किलोग्राम ग्राम ना लेके कुछ और क्वांटिटी, कुछ और अपनी तरफ से आप मान लीजिए यहाँ पर मिलीग्राम ना लेके आपने अपनी तरफ से कोई अलग से कोई यूनिट बना दी। इंडिया वालों ने मास को मेजर करने के लिए अपनी यूनिट बना दी, ठीक है, लंदन वालों ने अपनी यूनिट बना दी, किसी और कंट्री ने अपनी यूनिट बना दी। तो अगर पूरे वर्ल्ड में एक ही बुक पढ़ी जा रही है और तीनों अगर अपनी अपनी यूनिट की बात करेंगे तो बच्चा क्या पढ़ेगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दैट्स वाई क्या कर दी गई, इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स फिक्स कर दी। उन यूनिट को कहा जाता है एसआई यूनिट, यानी कि सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो कौन सी यूनिट फिक्स करी है, फंडामेंटल यूनिट्स फिक्स किए है। अब ड्राइव्ड यूनिट फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ड्राइव्ड यूनिट्स तो क्या है बच्चे, खुद ही किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती है। तो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट है, जिसमें से पहली आती है हमारे पास में लेंथ, ठीक है, दूसरी आती है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट मास, थर्ड आता है टाइम, फोर्थ आता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, फिफ्थ आती है हमारे पास में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ आती है मेरे पास में इलेक्ट्रिक करंट, एंड द सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। याद रखिएगा, ये जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं ये एक साइंटिफिक मैनर की बात चल रही है, यानी कि साइंस स्ट्रीम में जब भी हम कोई कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो इन यूनिट्स को इनकी जो यूनिट है वो क्या ली जाएंगी, वो ये चीज एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। बच्चे याद रखिएगा, जो सिंबल है वो यही रहेगा, आप अपनी तरफ से कोई भी सिंबल एडिट नहीं कर सकते। अगर ये स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल ही रहेगा, कैपिटल एल आप यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मास के लिए आप मास को सिंबलाइज करते हैं विथ स्मॉल एम, टाइम को यूज करते हैं आप स्मॉल टी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी। देखिए डिफरेंस यहीं पर आ गया स्मॉल और कैपिटल का, कि अगर आप कहीं पर भी कैपिटल टी लिख देते हैं टाइम को, तो वो टाइम ना समझ के क्या समझेगा, टेम्परेचर समझेगा, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं आई वी, इलेक्ट्रिक करंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से,
ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये थी इनकी, ये तो हम क्या है इनसे क्या करते हैं, इनको डिनोट करते हैं। इसके बाद बारी आती है इनको बोला क्या जाता है, मतलब इनको डिनोट किससे किया जाता है। लेंथ को हम करते हैं मीटर से, ठीक है, मास को हम करते हैं किलोग्राम से, ठीक है, पूरा किलोग्राम से। टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं सॉरी, सेकंड में। टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम केल्विन में, ठीक। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, इसको ल्यूमिनस मतलब शाइन, यानी कि चलो आप अपने बल्ब का एग्जांपल ले लीजिए। कोई बल्ब ग्लो करता है तो उसकी कितनी इंटेंसिटी से वो ग्लो कर रहा है। कोई क्या है, बहुत कम डिम सा होता है, किसी की लाइट बहुत तेज होती है। तो वो जो ल्यूमिनस, जो इंटेंसिटी इंटेंस होता है ना उस लाइट के अंदर, उसकी एनर्जी के अंदर, तो वो होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसको मेजर करते हैं बच्चे कैंडेला से, CANDELA। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल से। इस मोल क्या होता है, आई थिंक आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, मीटर को सिंबलाइज करते हैं स्मॉल m से, ठीक। किलोग्राम को जो मेजर करते हैं हम kg से। सेकंड को जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। कैंडेला को रिप्रेजेंट करते हैं CD से। एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, एंड मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। तो ये बच्चे 7 फंडामेंटल हमारे पास यूनिट थी, लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इनके जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। ये क्या है, इनको जिसमें हम मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। तो ये क्या है, इनके सिंबल है। मीटर क्या है, स्मॉल m, किलोग्राम kg, सेकंड को स्मॉल s, केल्विन को कैपिटल K, कैंडेला को CD, एम्पियर को A, और मोल को क्या है m। तो ये फंडामेंटल्स यूनिट थी। इसके बाद में जो बात करेंगे हम, जो मेनली हम यूनिट यूज करते हैं फॉर मेजर एनी क्वांटिटी। सो अब हम बात करेंगे कुछ कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज की, ठीक है। क्या बात करेंगे, कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज में जो सबसे पहली टर्म आती है हमारी, वो आती है मास एंड वेट। अब आप पूछेंगे कि मैम दोनों में डिफरेंस क्या है, मास एंड वेट में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ मास की, तो मास क्या होता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस is the amount of matter present in it, ठीक है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर आपका जो मैटर है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ उस मैटर के का ही वेट, जो मास जो होता है उसी पर ही डिपेंड करता है ये, ठीक है। यानी कि आई थिंक समझ में आया होगा आपको। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन, मतलब मैटर पे, मैटर कितना है आपका ओवरऑल, वो चीज देखनी है हमें कि मैटर कितना है, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चे, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। मतलब ये नहीं है कि आपने उस सब्सटेंस को उठा के अपने घर चले गए, अपने घर की छत पे चले गए, या बाहर चले गए, किधर और कहीं और चले गए। तो ये नहीं है कि स्पेस टू स्पेस, मतलब अगर आप जगह चेंज करते जा रहे हैं तो उस सब्सटेंस के मास पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात आती है वेट। अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट क्या होता है, इट इज अ फोर्स, वेट इज द force exerted on an object by the pull of gravity,
फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप अपना वेट है जो मेजर करते हैं, ठीक है, तो आप उसको मास नहीं कहते, आप वेट कहते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो आप अपना वेट बैलेंस पे जाके अपना वेट मेजर करते हैं, तो आपका वेट अफेक्टेड होता है बाय ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑल्सो अफेक्ट ऑन योर मास, ठीक है। मतलब आपका मान लो आप अर्थ पे क्या है, आपका कुछ मास है, तो आप अगर मून पे जाएंगे तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होने से भी क्या होगा, उसका जो वेट है, आपका जो वेट होगा वो क्या करेगा, डिफर करेगा, वेरी करेगा, है ना। तो ये क्या है, वेट बताता है, वेट उसको एक्सप्लेन करेगा जिस पर क्या इफेक्ट देखना हो हमें, ग्रेविटी का साथ साथ इफेक्ट देखना हो, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रखा है, ठीक है, बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के पुल होने पे। लेकिन मास में ऐसा नहीं होता है। तो मास में सिर्फ और सिर्फ आपने कितना मैटर लिया है वही इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये चेंज होता है, ठीक है, इट इज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अब अगर इस मास की एसआई यूनिट की बात की जाए, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मास की बात करें, तो जो हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसकी एसआई यूनिट क्या थी, केजी, यानी कि किलोग्राम, ठीक है। लेकिन देखिए केमिस्ट्री में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, तो जो केमिकल यूज किया जाता है वो थोड़े थोड़े अमाउंट में यूज किया जाता है। तो किलोग्राम क्या हो जाती है, काफी बड़ी यूनिट हो जाती है। तो अगर आप इसकी जगह पर ग्राम यूज कर लेते हैं या मिलीग्राम यूज कर लेते हैं, तो सो देन इट विल बी ओके, ठीक है। तो इन यूनिट्स को आप क्या है अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं फॉर अवर कन्वीनियंस, ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि अपनी तरफ से आपने कोई भी नई यूनिट इजाद कर दी और उस चीज को पब्लिश कर लेंगे और उसको यूज कर लेंगे, नहीं। जो इंटरनेशनल लेवल पे फिक्स हो चुकी है उन्हीं का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब ग्राम मिलीग्राम आपने लिख दिया तो क्या होगा, इनकी कुछ वैल्यूज होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज चलेगी। जैसे कि जो 1 kg होता है आपका, वो क्या होता है आपका 10⁻³ ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम के इक्वल होता है। और 10⁻6 मिलीग्राम, यानी कि 6 जीरोज आ जाएंगे यहाँ पर, एंड 10⁻9 माइक्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है आपका माइक्रो, क्या होता है माइक्रोग्राम, ठीक है। ऐसे ही यानी कि मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम एंड 10⁻6 माइक्रोग्राम, ठीक है। और यहीं से मिलीग्राम के बारे में आप बता सकते हैं कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोग्राम। मतलब कि जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ऐसे ही 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं और 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप देखो ये बच्चे यूनिट याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि तो यहाँ पर तो इन यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहाँ, ठीक है। तो इसके बाद में सेकंड के बारे में बात करेंगे। मास एंड वेट हमारा सेम था। तो सेकंड जो है आती है आपकी क्वांटिटी, वो आती है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है कि अमाउंट ऑफ स्पेस के बारे में, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो हमें कौन बताता है, वॉल्यूम बताता है, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ क्यूब, है ना, लेंथ क्यूब। और लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब। लेकिन काफी जगहों पर जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम क्या कहाँ यूज किया जाता है कि वॉल्यूम हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मतलब अगर आप सॉलिड की बात कर रहे हैं तो मीटर क्यूब से बात चल जाती है, लेकिन अगर आप लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को जो हम एक्सप्रेस करते हैं इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लीटर, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होता है इन केस ऑफ लिक्विड हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लीटर से एक्सप्लेन करते हैं। और लीटर को हम लिखते हैं कैपिटल एल से। तो बच्चे यहाँ पर भी देखो डिफरेंस आ गया। मैंने कहा था स्मॉल और कैपिटल यूज नहीं कर सकते, कैपिटल वर्ड जो होते हैं डिफर करते हैं। लेंथ के लिए हम स्मॉल एल यूज करते हैं और वॉल्यूम के लिए हम कैपिटल एल यूज करते हैं। तो आपको सिंबल्स का ध्यान जरूर रखना है यहाँ पर।
तो अब इनको भी हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो 1 लीटर होता है, क्या इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकती हूँ, क्योंकि देखो ये भी क्या है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट में काउंट हो जाता है, और ये भी वॉल्यूम की एसआई यूनिट में, ये भी क्या है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्टिबल, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स फिक्स हैं। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, वेयर एज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और क्या बोल सकते हैं आप लोग, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज दे आर इक्वल। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो इक्वल, सो 1 डेसीमीटर क्यूब भी आप बोल सकते हैं। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 ml इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो वैल्यूज हैं बच्चे, ये आपको याद रखनी है यूनिट्स की बहुत अच्छे से। उसके बाद में थर्ड क्वांटिटी आती है मेरी डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो एज दे ऑल आर ड्राइव्ड यूनिट्स, जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स भी है। मास को देखो हम मेजर करते हैं किसमें, केजी में, है ना। देखो ये क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है, मास को मेजर करते हैं केजी में, और वॉल्यूम को भी हमने देखा था किसमें, मीटर क्यूब में। तो जब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं केजी, और मीटर क्यूब को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ आती है आपकी वैल्यू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या बताता है, टेम्परेचर टेल्स अस, क्या बताता है, टेल्स अस हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस, कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा हॉट है और कितना ज्यादा कूल है उसके बारे में हमें बताता है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वैसे तो क्या है, एसआई यूनिट जो होती है हमारी, वो क्या होती है, केल्विन होती है। क्या होती है बच्चों, वैसे तो केल्विन होती है, लेकिन फॉर अवर कन्वीनियंस समटाइम वी यूज ऑल्सो सेल्सियस स्केल। ठीक है, ये होता है आपका केल्विन स्केल में मेजर करते हैं, कैपिटल के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। सेल्सियस स्केल का भी कई बार यूज करते हैं, जिसको हम डिग्री सेल्सियस से लिखते हैं। ऑल्सो वी यूज फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल भी यूज करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री एफ से। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने फ़ारेनहाइट स्केल देखा होगा। फ़ारेनहाइट स्केल कहाँ पे मोस्टली देखते हैं आप, क्लिनिकल, इसको हम क्लिनिकल स्केल भी बोलते हैं। क्लिनिक में आप जब डॉक्टर के पास गए होंगे, तो जब आपका मान लो किसी को बुखार हो जाता है, तो पहले के टाइम में डिजिटल जब नहीं होते थे, डिजिटल थर्मोमीटर नहीं होते थे, तो थर्मोमीटर में जो आपका स्केल होता था, ठीक है, तो जो स्केल होता था, जो मरकरी अप एंड डाउन जाती थी वहां पर, तो वो आपको क्या कहता था कि बुखार कितना है, 98 होता है, 99 होता है। तो जो स्केल होता था वो किस में होता था, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता था। सेल्सियस में होते तो उबलने लग जाते ना। ठीक है, तो अगर मैं सेल्सियस की बात करूं, तो यूजुअली जो सेल्सियस स्केल होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर बात करें, तो जैसे नॉर्मल 98 और 99 फ़ारेनहाइट में होता है, ऐसे ही सेल्सियस स्केल में कितना होता है, 37 पे होता है। तो सेल्सियस स्केल यूजुअली होता है आपका 32 to 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो यूनिट्स होती है ये भी क्या होती है बच्चे, इंटर कन्वर्टिबल होती है। तो मुझे पता है कि अगर आपको क्या करना है, किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप उसमें क्या ऐड कर देते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। डिग्री सेल्सियस में क्या कर देते हैं आप, 273 ऐड कर देते हैं। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है, तो आप क्या कर देते हैं, केल्विन में से 273 माइनस कर देते हैं। याद रखिएगा, जो केल्विन की जो वैल्यू होती है स्केल में, वो होती है 273.1।
ठीक है, मेन जो वैल्यू होती है वो होती है 273.15। तो फॉर अवर कन्वीनियंस हम क्या कर देते हैं, डेसिमल पॉइंट को नेग्लेक्ट करके क्या यूज कर लेते हैं, 273 यूज कर लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की। तो अगर मैं बात करूं डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपके पास में है तो उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपके पास में क्या दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मान लो 32 डिग्री दिया हुआ है और कहता है कि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो जो भी वैल्यू आपको गिवन है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 डिग्री। तो जो भी आपको सेल्सियस का स्केल दी, सेल्सियस की वैल्यू दी गई है इधर पुट करेंगे और वो आंसर आपका किस में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या पूछता है, अगर मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस की में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है और वैल्यू किस में दी हुई है, आपको फ़ारेनहाइट में दी हुई है, यानी या फिर फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी गई है और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम उसको किस में करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चे, हमें क्या दे रखा होगा, यहाँ पर होगा 5/9 इंटू में डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री। ठीक है, तो जो भी आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन होगी आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चल पड़ते हैं। मान लीजिए आपको 40 डिग्री सेल्सियस दे दिया और कहता है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 9/5 क्या करना है, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो 9/4 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस में क्या आ जाएगा 32, तो ये क्या आ जाएगा 8, तो 72 प्लस में 32, तो कितना आंसर आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया तो बस उसमें 273 और ऐड करना है और वहां पर आपके क्या निकल के आ जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो नॉर्मल माना जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विच इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और क्या होता है 310.15 केल्विन के इक्वल। ऐसे ही जो हम रूम टेम्परेचर है, हम कहते हैं रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हुई, रूम टेम्परेचर पर वो रिएक्शन हुई, तो रूम टेम्परेचर यूजुअली हम मान के चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 298.15 केल्विन। फॉर अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर देते हैं, डेसिमल पॉइंट केल्विन में से हटा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर इनके स्केल की बात करें तो जो आपका फ़ारेनहाइट का स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, वो होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेल्सियस स्केल की, अगर मैं बात करूँ सेल्सियस स्केल की, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक। मेनली बात कर रही हूँ, देखिए थोड़े बहुत ऊपर नीचे हम कर सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, लेकिन जो यूजुअली हम काम में आते हैं, हमारे जो बनाए जाते हैं कमर्शियल लेवल पर, वो यही होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होते हैं आपके केल्विन स्केल की अगर बात की जाए तो जो केल्विन स्केल होता है वो आपका होता है 273.15। ठीक है, केल्विन टू 373.15 केल्विन। तो इस तरीके यहाँ तक इन स्केल्स की वैल्यू होती है। एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो केल्विन स्केल होता है वो क्या होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपका सेल्सियस स्केल होता है वो 0 से नीचे चला जाता है, नेगेटिव वैल्यूज दे देता है, लेकिन जो आपका केल्विन स्केल होता है इट नेवर गिव्स नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो ये था आपका टेम्परेचर के बारे में। इसके अलावा भी बच्चे कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स हैं हमारे पास में, हमने टेम्परेचर वगैरह देखा था, इसके अलावा कुछ ड्राइव्ड यूनिट है मेरे पास में। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, कुछ कॉमन ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में बात करना चाहूंगी, जिसमें पहली आती है आपकी वॉल्यूम। वॉल्यूम को लेके हम बात कर चुके हैं। वैसे भी वॉल्यूम क्या होता है आपका, लेंथ
इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। तो इसको मीटर में मेजर करेंगे, इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। ऐसे ही क्या होता है एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये भी मीटर, तो वैल्यू हो जाएगी मीटर स्क्वेयर। ऐसे ही जो नेक्स्ट यूनिट होती है, नेक्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं विच इज वेलोसिटी, तो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, तो वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे ही क्या निकाल सकते हैं नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी आपने अभी निकाली मीटर पर सेकंड। अब मैंने पर सेकंड कैसे किया, यहाँ पर अगर मैं सेकंड पर कुछ नहीं है तो एक ही होगा, और ये अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। तो और टाइम आपका किस में होता है, सेकंड में, तो ये सेकंड फिर से जाएगा, यानी कि सिंपल 1 है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ मीटर पर सेकंड का स्क्वेयर। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है बच्चे, मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को मेजर करेंगे केजी में, एक्सेलरेशन आपने अभी निकाला विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ऐसे ही आप क्या मेजर कर सकते हैं, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट निकाल सकते हैं, क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट आपने अभी निकाली केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एरिया, एरिया क्या था आपका, मीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपके पास में, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ -2, तो -2 में से एक जाएगा तो -1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये क्या थी, कुछ ड्राइव्ड यूनिट थी मेरे पास में। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट होती है। आप तो ये चीजें आपको पढ़नी है, यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पढ़नी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन वो मेजरमेंट्स किससे रिलेटेड होगी, हमारी केमिकल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होगी। मतलब हम केमिस्ट्री में हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उनमें हम किसी भी लिक्विड को या फिर किसी भी सब्सटेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल के दौरान जो हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं वो किस मैनर में की जाती है, तो क्या उसमें कुछ एरर भी आती है, एरर आती है तो उसमें एक्यूरेसी कैसे निकाली जाएगी। तो मेजरमेंट से रिलेटेड ही हम क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। टिल देन पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।